हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग नेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में कि ये क्या है और इसके कैसे कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिज़ाइन was proposed in 1945. It was later known as वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो इसमें यही बताया गया है कि जो वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो 1945 में प्रपोज किया गया था, मतलब 1945 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे इस इमेज में, इन्होंने ही ये जो आर्किटेक्चर है इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसको प्रपोज किया था। इट कंसिस्टेड ऑफ ए कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स एंड इनपुट आउटपुट। तो जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है इसमें ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिकल मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्स एंड इनपुट एंड आउटपुट। तो ये 5 इज द पिलर। Historically, there have been two type of computers: fixed program computers and stored program computers. So fixed program computers में their functions is very specific and they couldn't be reprogrammed, that is calculator. और stored program computers में this can be programmed to carry out many different tasks, applications are stored on them, hence the name. तो वैसे अपने पास क्या है, दो टाइप के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर्स और एक होता है स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर्स। तो फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर्स में क्या होता है कि जो भी फंक्शन अपन उसको देते हैं, जो भी फंक्शन हम उसको प्रोग्राम करते हैं उस कंप्यूटर पे, उसको हम वापस रिप्रोग्राम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेटर, जो जैसे कि कैलकुलेटर का काम क्या है, कैलकुलेट करना, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड ऑल दिस थिंग, राइट। सो कैलकुलेशंस के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं उसको बोलूँ कि अच्छा मुझे पीपीटी बनाना है उसके ऊपर, तो इट कैन नॉट बी डन राइट इन द कैलकुलेटर। अगर मैं बोलूँ मुझे गेम खेलना है तो गेम भी नहीं कर सकते इसमें। मतलब सिर्फ कैलकुलेशन ही होगा, मतलब जिस पर्पज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। उसको बोलते हैं फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर्स। वहीं इसके अपोजिट जो स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर्स होता है उसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मतलब जैसे कि ये सिस्टम हो गया, जैसे कि अपने पास फ़ोन है तो फ़ोन में हम लोग गेम भी खेल सकते हैं, फ़ोन में हम लोग स्प्रेडशीट भी चला सकते हैं, फ़ोन में हम लोग पीपीटी भी बना सकते हैं, फ़ोन में हम लोग वीडियो भी दे सकते हैं। मतलब हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग या हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम इस पर्टिकुलर डिवाइस को रीप्रोग्राम करते हैं, और इसलिए हम इसे बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। Modern computers are based on a stored program concepts introduced by John von Neumann. In these stored program concepts, programs and data are stored in a separate storage unit called memory and are treated the same. This novel idea meant that a computer built with this architecture would be much easier to reprogram. तो जितने भी आप आज मॉडर्न कंप्यूटर्स देख रहे हैं वो सारा का सारा बेस क्या है, उसका स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है, जो कि वॉन न्यूमैन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोग्राम्स होता है आपका और जो डेटा होता है ये दोनों ही एक सेपरेट एंटिटी पे स्टोर होता है, जिसको कि हम मेमोरीज बोलते हैं। तो प्रोग्राम्स क्या हो गया, प्रोग्राम्स मतलब कि आपका कोडिंग, और डेटा मतलब जो प्रोग्राम उस डेटा को यूज करेगा उसको बोलते हैं डेटा। तो दोनों चीज़ें वो स्टोर होती है मेमोरीज के अंदर और दोनों को सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इस आर्किटेक्चर के कारण होता ये है कि हमको रीप्रोग्राम करना इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डेटा भी है, हमारे पास प्रोग्राम भी है, और हम दोनों को एडिट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। अभी पहले क्या होता था कि पहले कैलकुलेटर के एग्जांपल लीजिए अगर, तो हमारा जो डेटा है वो अलग होता था और प्रोग्राम अलग होता था। मतलब प्रोग्राम को हमने उसको प्रोग्राम कर दिया उस सिस्टम के अंदर, अब उसको हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। तो वॉन न्यूमैन का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, फिर हमारे पास एक बीच में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें कि कंट्रोल यूनिट आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, रजिस्टर्स आते हैं, मेमोरी यूनिट आता है, एंड देन आउटपुट। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कि आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। So it is also known as ISA, Instruction Set Architecture Computer, and is having three basic units: the Central Processing Unit, the Main Memory Unit, and the Input and Output Device. तो जैसे मैंने बताया इसको हम ISA भी बोल सकते हैं, Instruction Set Architecture। तो चलिए तीनों को देखते हैं वन बाय वन। Central Processing Unit. The central processing unit is defined as it is an electric circuit used for executing the instruction of computer program. It has following major components. First, control unit. Second, arithmetic and logic unit ALU. And third is registers.
तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा सर्किट है जो कि सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। अगर आप उसे एडिशन दे रहे हैं, सब्सट्रैक्शन दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं वो सारे होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी 3 कंपोनेंट है। द फर्स्ट कंपोनेंट सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। तो तीनों को देखते हैं वन बाय वन इन डिटेल। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, हैंडल्स ऑल प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल्स। इट डायरेक्ट ऑल इनपुट एंड आउटपुट फ्लो, fetches code for instruction and controls how data move around the system। मतलब कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक वो पार्ट है जो कि सारे प्रोसेसिंग चीज़ों को हैंडल करता है कि कैसे डेटा आएगा, कैसे डेटा जाएगा, कैसे इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, कौन से इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, कौन से इंस्ट्रक्शन को नहीं करना है, कैसे डेटा को मूव करना है सिस्टम के पास। ये सारी चीज़ें मतलब कि जितना भी मूवमेंट हो रहा है डेटा का, जितना भी फ्लो हो रहा है इंस्ट्रक्शन का, जितना भी इनपुट एंड आउटपुट हो रहा है, वो सारा कंट्रोल यूनिट देखता है। अभी एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आपका फ्लाइट, अगर आप फ्लाइट में हो और आपकी फ्लाइट को टेक ऑफ करना है, लैंडिंग करना है, तो उसका इंस्ट्रक्शन कौन देगा? एयर ट्रैफिक कंट्रोल, राइट। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को समझ लीजिए कंट्रोल यूनिट है जो कि सब कुछ देख रहा है कि कौन सा फ्लाइट कहाँ जा रहा है, कहीं पे कहीं कोलिजन तो नहीं हो रहा है। सेम एज लाइक जैसे कि हमारे ट्रेन में होता है कि ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पे रखना है, कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन को निकालना है, इन सारी चीज़ें वो भी कंट्रोल रूम से होती है। तो कंट्रोल जो होता है, जो कंट्रोल करता है सारी एग्जीक्यूशंस को, सारे फ्लो को, उसको सिस्टम में मतलब हमारे कंप्यूटर में बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। Arithmetic and logic unit. The arithmetic logic unit is that part of CPU that handles all the calculations the CPU may need. That is addition, subtraction, comparison. It performs logical operations, bit shifting operations and arithmetic operations. तो एक्चुअल में जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं सीपीयू के अंदर, लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, कंपैरिजन हो गया, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस है, वो सारे के सारे चीज़ें होती है एएलयू के अंदर, मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर। तो ये सीपीयू हो गया हमारा, एंड इस सीपीयू के अंदर एक एएलयू यूनिट होता है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जो कि सीपीयू को नीडेड होती है। Registers refers to high speed storage areas in the CPU. The data processed by CPU are fetched from the registers. तो registers क्या है? registers एक storage area है हमारे CPU के अंदर। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है उसको और फास्ट बनाने के लिए रजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा मेन मेमोरी होता है वो एक्चुअली स्लो होता है एज कंपेयर टू सीपीयू। सीपीयू बहुत फास्ट होता है बट जो मेमोरी होता है वो स्लो होता है। तो क्या होता है कि जब एक फास्ट रहे या एक स्लो रहे तो उससे डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है एंड प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं हो पाता। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बीच में लाया गया रजिस्टर। तो रजिस्टर्स क्या करता है कि टेम्पोररी डेटा को अपने पास होल्ड कर लेता है ताकि सीपीयू को आसानी से डेटा मिल सके, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है या नेक्स्ट जो काम आने वाला है वो सीपीयू को फास्ट मिल सके। तो उससे होता ये है कि जो मेन मेमोरी से रजिस्टर अपने पास डेटा ला के रख लेता है एंड सीपीयू को जब चाहिए वो रजिस्टर से डेटा निकालता है, मेन मेमोरी के पास नहीं जाता है। तो अभी अगर इसको रियल लाइफ एग्जांपल पे देखा जाए तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको खाना खाना है, खाना खाने के लिए क्या चाहिए? आपको सारे राशन चाहिए, कि आपको आटा चाहिए, आपको व्हीट चाहिए, आपको सब्जी चाहिए, दूध, अंडा, ब्रेड एंड एवरीथिंग चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको खाना खाने की आपको भूख लगी है अभी, तो अभी आप डीमार्ट जाके सारी चीज़ें नहीं लेके आओगे, राइट। आपके पास घर पे राशन होगा पहले से, उसी का आप यूज़ करके आप खाना बनाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप देखा जाए तो मेन मेमोरी हमारा हो गया डीमार्ट या कोई भी एक रिटेल स्टोर जहाँ पे कि सारा ग्रोसरी मिलता है, एंड हम उसको क्या करते हैं अपने पास ला के रख देते हैं घर पे, मतलब कि रजिस्टर्स पे। एंड देन सीपीयू क्या करता है? डायरेक्ट रजिस्टर से डेटा उठाता है, ना कि वापस मेन मेमोरी में जाके डेटा उठाए। अगर आप देखा जाए तो मेन मेमोरी में अगर हम वापस गए तो बहुत लेट हो जाएगा, तब तक भले ही हमको भूख खत्म हो जाए, हम ही खत्म हो जाए। तो क्या होता है कि सीपीयू डायरेक्ट नहीं जाके रजिस्टर के पास जाता है। तो रजिस्टर के टाइप भी है, मतलब कि MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये क्या करता है कि जो एड्रेस है अपने पास स्टोर करता है। MDR है जो कि डेटा को होल्ड करता है। AC मतलब एक्यूमुलेटर, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक के रिजल्ट्स को अपने पास रखता है। प्रोग्राम काउंटर मतलब कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड होने वाला है उसका अपने पास एड्रेस रखता है।
करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो कि करंट प्रोग्राम रन हो रहा है उसका अपने पास एड्रेस रखता है। तो ये सारी चीज़ें हम डेप्थ में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट फिलहाल के लिए जस्ट आपको बस आइडिया देने के लिए कि कितने सारे रजिस्टर्स होते हैं, ये इसके एक रिप्रेजेंटेशन है ओवरव्यू में। तो बसेस क्या है, बसेस इन कंप्यूटर सिस्टम में क्या है? वैसे तो वो कुछ बसेस होती है जिसमें कि हम बैठते हैं और जाते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट ये जो बसेस है ये एक काइंड ऑफ ए लाइन है कंप्यूटर के अंदर, एक सिस्टम लाइन। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर, connecting all major internal components to CPU and memory by the means of buses. So type of buses क्या क्या है? Data bus, address bus, control bus. Data bus मतलब it carries data among the memory unit, the IO device and the processor. Address bus मतलब it carries the address of data, not the actual data, between memory and processor. And control bus मतलब it carries control, command from the CPU and the status signal from the other devices in order to control and coordinate all the activities within the system or computer. तो बसेस क्या है? बसेस एक काइंड ऑफ ए कनेक्शन होता है कंप्यूटर के अंदर जो कि सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता है। मतलब काइंड ऑफ ए लाइन, मतलब काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कि एक वायर है जो कि हर एक कंपोनेंट को कनेक्ट कर रहा है आपस में एक दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं बसेस इन कंप्यूटर सिस्टम। और इसके 3 टाइप्स है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो डेटा बस में एज इट इज जैसा बोला गया है कि डेटा ट्रांसफर होता है, एड्रेस बस में एड्रेस ट्रांसफर होता है एंड कंट्रोल बस में कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। तो सारे चीज़ों के लिए अलग अलग लाइन बनाई गई है, अलग अलग पाथ बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ लेन में क्या होता है कि सिर्फ एम्बुलेंस चलती है, कुछ कुछ लेन में सिर्फ साइकिल वाले चलते हैं, कुछ कुछ लेन में सिर्फ पेडेस्ट्रियन चलते हैं, और कुछ कुछ लेन में हैवी व्हीकल्स चलते हैं, कुछ कुछ लेन में सिर्फ लाइट व्हीकल्स चलते हैं। तो सारे लेनों का अलग अलग काम है, अलग अलग डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल को आप यहाँ कनेक्ट करें तो एक लाइन है जिसमें कि डेटा जा रहा है, दूसरा लाइन है जिसमें कि एड्रेस जा रहा है, तीसरा लाइन है मतलब जिसमें कि कंट्रोल बस जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। अभी देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। Programs or data is read into main memory from the input devices or secondary storage under the control of CPU input instruction. CPU devices are used to output information from a computer. If some results are evaluated by the computer and it is stored in computer, then with the help of output devices, we can present them to the user. तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस तो मतलब बहुत ही इजी है समझना कि अगर हमें इनपुट देना है अपने कंप्यूटर में तो हम इनपुट डिवाइस से देंगे, और हमें आउटपुट देखना है कि क्या इनपुट के बाद प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर, उसके बाद क्या आउटपुट आता है, तो हम आउटपुट डिवाइस से देखेंगे। तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया एंड देन आउटपुट डिवाइस में हमारा हो गया मॉनिटर। तो एक बार रिकैप देख लेते हैं कि वैन न्यूमैन स्ट्रक्चर क्या है। तो वैन न्यूमैन में क्या होता है कि हम इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड आउटपुट निकालते हैं। उसके बाद इनपुट जब करते हैं तो इनपुट करने के बाद अलग अलग चीज़ें होती है सीपीयू के अंदर, जैसे कि कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर्स है, एंड मेमोरी यूनिट के अंदर हम अपना डेटा भी रखते हैं और अपना प्रोग्राम भी रखते हैं, ठीक है। और वहाँ से सीपीयू फैच करता है एंड उसे प्रोसेस करता है जो इनपुट हमने दिया है, एंड देन आउटपुट दिखाता है उसे आउटपुट डिवाइस के अंदर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि सारे के सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है कि सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है, मतलब कैलकुलेशन का पार्ट जो भी है वो अर्थमेटिक के पास है। एंड रजिस्टर्स एक काइंड ऑफ टेम्प्रोरी स्टोरेज है जो कि अपने पास डेटा स्टोर करता है कुछ सेकंड के लिए या कुछ टाइम के लिए फॉर प्रोसेसिंग, ताकि हमारा प्रोसेस फास्ट हो सके। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इंजीनियरिंग नेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।